Hello, welcome back to Progress with Prachi. These are the essay discussions we are doing, and as you must have already seen, today we will be talking about global warming. Without wasting your time, let us start. And ग्लोबल वार्मिंग हम सब ने सुना है, इस बारे में हम सब इस बारे में चर्चा करते रहते हैं। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी हर बुक में किसी भी तरीके की बुक हो, पॉल साइंस, हिस्ट्री, geography, global warming is something which we see in news, which we see in our books, which we see everywhere, social media and everywhere. सो व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? आज हम उसके कुछ कॉजेज देखते हैं, क्या उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है मुझ पर, आप पर, हम सब पर, एज अ कंट्री, नेशंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। देन इंटरनेशनली क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए, हमारी कंट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप लिया है, एंड that's it. So these are my opinions. You may differ from that. These are just some researches. So आपको अगर कुछ और डेटा मिलता है, so please update me as well. So there is one famous quote which I have written here is we do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children, which means कि अर्थ हमको गिफ्ट में नहीं मिला है हमारे पूर्वजों से, बट ये एक तरीके से हमने बोरो करके रखा हुआ है हमारे आगे आने वाली जनरेशन से, बिकॉज एट द एंड दे, आफ्टर वी आर नॉट हेयर, दे विल बी यूजिंग इट। सो जो करेंट ग्लोबल वार्मिंग है और जो क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं, हम इन सारे रिसोर्सेज को प्रॉबेबली कम्प्लीटली एग्जॉस्ट कर देंगे आगे फॉर फ्यूचर जनरेशन। हम वाटर रिसोर्सेज की हालत हमें पता है, एनर्जी रिसोर्सेज की हालत हमें पता है, पेट्रोल और कोल प्रॉबेबली नेक्स्ट 50 ईयर्स में उसकी अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। सो वी नो वी आर ऑलरेडी एग्जॉस्टिंग द रिसोर्सेज इन द बेस्ट वे पॉसिबल। सो द इशू इज़ कि फ्यूचर जनरेशन को कुछ नहीं मिलेगा। जो ग्लोबल वार्मिंग है, होता क्या है एक्चुअली में, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है जब जो आपके एवरेज टेम्परेचर है, पूरे वर्ल्ड का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होने लग जाए, और इस तरह से इंक्रीज़ हो कि उससे जो इफ़ेक्ट्स हों, यानी कि उससे जो कॉन्सिक्वेंसेज हो, जो उसका रिजल्ट हो, वो मैं आप, इस दुनिया की कोई भी एटमी ताकत उसको चेंज नहीं कर पाएगी। सो क्लाइमेट चेंज आपका ग्लोबल वार्मिंग, राइज ऑफ एवरेज, इंक्रीज ऑफ एवरेज टेम्परेचर विद विच कॉजेज इरिवर्सिबल इफेक्ट्स। अभी जो क्लाइमेट चेंज है ये नेचुरल होता है और कंटिन्यूस होता है, यानी कि मैं और आप, हम क्लाइमेट चेंज को रोक नहीं सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इसको एक किक स्टार्ट मिल गया है। यानी कि क्लाइमेट चेंज वैसे भी होता, बट जिस स्पीड से अभी हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण क्या होते हैं, ये दो कारण, दोनों तरीके से, इसके नेचुरल रीजंस भी हैं और एंथ्रोपोलॉजिकल रीजंस भी हैं। नेचुरल रीजंस यानी कि जो कि मैं और आप नहीं कर रहे हैं, और एंथ्रोपोलॉजिकल रीजंस जो कि डायरेक्टली आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स। तो नेचुरल फैक्टर्स आपके हो गए जियोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि अर्थ का जो कोर है वो गर्म है, हीट है, तो जिसकी वजह से हीट जब वॉल्केनोज के थ्रू इरप्ट होती है, बाहर आती है, तो उसकी वजह से आपका जो जनरल एवरेज टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है गैसेस के बाहर आने से। अर्थ सन का रिलेशनशिप यानी कि अगर एट द लार्जर पिक्चर हम देखें तो जो सन है उसका साइज इज गेटिंग इंक्रीज, और किस तरीके से जो अर्थ एक्सेसिव हीट अगर हमें मिल जाती है, जो हीट बैलेंस होता है कि अर्थ जो है जितनी रेडिएशन लेती है उतना एज इट इज़ वापस नहीं करती है, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस रिलेशनशिप की वजह से भी आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और एटमॉस्फेरिक वेरिएशन यानी कि जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ग्लोबल वार्मिंग। दीज आर नेचुरल फैक्टर्स। अब ये सन से गर्मी निकल रही है, ये मैंने तो नहीं किया है, और ना ही अर्थ के जो कोर है, जो वॉल्केनोज इरप्ट हो रहे हैं, मैंने या खली ने हाथ मार दिया और वॉल्केनोज इरप्ट हो रहे हैं। दीज आर नेचुरल थिंग्स विच आर नॉट इन कंट्रोल। देन इज एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स विच आर कॉज्ड बाय अस। सबसे पहला है आपका इंक्रीज इन एल्बिडो इफेक्ट। एल्बिडो इफेक्ट क्या होता है, जो आपका सीमेंट होता है, जो आपका ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की जितनी भी सीमेंटेड चीज़ें होती हैं, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपके इसको एल्बिडो बोला जाता है। यानी कि जो आप अगर, आई एम गिविंग यू एग्जांपल थ्रू दिस सीमेंट, आपने सनलाइट भेजा और सनलाइट एब्जॉर्ब हो गया बहुत सारा, कॉन्क्रीट बेसिकली। तो कॉन्क्रीट या फिर जितने भी वाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत सारे एब्जॉर्ब कर लेते हैं सनलाइट को, जिसकी वजह से एक एल्बिडो इफेक्ट क्रिएट होता है, मतलब जितनी सनलाइट आई थी वैसे की वैसे वापस नहीं जाती है।
नेक्स्ट इज योर ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। हम ग्रीन हाउस गैसेज का बहुत ज़्यादा हाई स्केल पे एमिशंस कर रहे हैं। आपकी वाटर वेपर ये किससे निकलती है? जो एक्सेसिव एवेपोरेशन हो रहा है या फिर वॉल्केनोज के थ्रू। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तो हमको पता ही है, CH4 दैट इज़ मीथेन। मीथेन आपका ये बहुत टाइम से जो पड़ा हुआ वाटर है उससे भी जनरेट होती है। और मीथेन गैस आपके जनरली सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट जो मीथेन गैस में करते हैं वो आपके राइस फील्ड्स करते हैं, यानी कि वो जहाँ पे राइस ग्रो किया जाता है। तो क्योंकि स्टैंडिंग वाटर होता है जिसकी वजह से मीथेन प्रोड्यूस होता है। CH4 आपका O3 ओजोन इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस। आपका NO3 CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोफ्लोरो HFCs, ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिनको हम रिलीज़ कर रहे हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है ना, गैसेज रिलीज़ करने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों हो रहा है? सिंपल सा मान लो, ये अर्थ की, दिस इज़ द लेयर ऑफ अर्थ। यहाँ पे पहले कुछ गैसेज नहीं थी, अभी आपने ये सारी गैसेज छोड़ दिया, ग्रीन हाउस गैसेज, नॉट ऑल गैसेज बस ग्रीन हाउस गैसेज। तो क्या होगा ना, पहले जो सनलाइट आती थी टच करती थी और चली जाती थी, अब क्या है यहाँ पे इसको मिल गई है गैसेस। जो गैसेस क्या कर रही हैं, जो इस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है लार्ज स्केल पे। डिफॉरेस्टेशन, आप पेड़ काटते जा रहे हो, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते और आपको ऑक्सीजन देते, पर नहीं, आपने पेड़ काट दिए। वेटलैंड रिक्लेमेशन, वेटलैंड्स जो हैं आपके, ये भी बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं मीथेन गैस के। तो अब वेटलैंड को सेव करना भी ज़रूरी है बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर अगर नहीं सेव करें और अगर सेव ज़्यादा कर लिया तो उससे आपको प्रॉब्लम्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? जो ग्लोबल वार्मिंग है वो सिर्फ अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग नेशंस को ही नहीं, बट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं आपकी USA कनाडा, इनको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। ये सिर्फ ये आपका एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, सारी लेयर्स, सारे स्फेयर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज हो जाती हैं, इसकी वजह से ओशंस बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, ओशंस का टेम्परेचर नॉर्मल से राइज हो जाता है, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो उनकी लाइफ के लिए हज़ार्ड होता है। आपकी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो आपने ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल्स, ये डिस्टर्ब होती हैं बिकॉज बहुत एक्सेस ऑफ गैसेज अवेलेबल हो गई हैं। फॉरेस्ट, गर्मी के कारण फॉरेस्ट फायर्स लग जाती है। पीट लैंड्स, आपके वो ज़मीनें जहाँ पे आपका पीट कोल, पीट क्या होता है, एकदम बेसिक फॉर्म ऑफ कोल, वो ख़राब हो रहा है आपका। और ये इस तरीके की ये प्रॉब्लम्स क्या क्या क्रिएट कर सकता है? या आपके क्लाइमेट रिफ्यूजीज़ यानी कि वो लोग जो कि इस क्लाइमेट चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मान लो एंटार्क्टिका, मतलब वो लोग जो कि इस क्लाइमेट चेंज को, इस ग्रीन हाउस गैसेस को नहीं हैंडल कर पाएंगे, वो आपको उनको एक्यूमुलेट करना उनके लिए जगह। मान लीजिए कल को आपकी ये अरेबियन पेनिनसुला या येमेन, सीरिया, यहाँ पे एक्सेसिव हीट हो जाए, लोगों के लिए रहना बिल्कुल पॉसिबल ना हो। लीबिया जैसी कंट्रीज विच इज़ वेरी हॉट, तो यहाँ पे लोगों का रहना ही मुश्किल हो जाए, देन पॉसिबल ना हो, तो कहाँ जाएंगे ये रहने? तो ये रिफ्यूजीज़ बन जाएंगे, क्लाइमेट रिफ्यूजीज़। मॉनसून में डिस्ट्रप्शन होने के कारण क्लाइमेट चेंज होगा तो मॉनसून चेंज होगा, इंडिया का तो एग्रीकल्चर ही बंद हो जाएगा, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा बोला जाता है कि जो आपके एंटार्क्टिका के और आर्टिक सर्कल के नीचे जो ग्लेशियर्स हैं उनमें काफ़ी सारे स्टोर्ड डिजीज़, वायरल बैक्टीरियाज हैं जो कि जमे पड़े हैं, बट अगर वो पिघल गए तो उसकी वजह से आपकी डिजीज़, सिकनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। और गर्मी में तो आपके नॉर्मली बैक्टीरियाज और वायरसेस ज़्यादा सस्टेन कर पाते हैं। हाई पॉवर्टी, गरीबी हो जाएगी, माल न्यूट्रिशन, लोगों के पास खाना, अब एग्रीकल्चर ख़राब हो जाएगा तो खाना कहाँ से आएगा? सो ये सारी प्रॉब्लम्स इन दी लॉन्ग रन आपको ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फेस करनी पड़ सकती है। इंटरनेशनली क्या हो रहा है, जो कंट्रीज़ हैं ये काफ़ी केयरफुल हो गई हैं और अलर्ट हो गई हैं क्लाइमेट चेंज की तरफ, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ। UN आपका जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, आपका UNCCC, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इन्होंने प्रपोज किए कुछ प्रोटोकॉल जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP, रियो समिट, ये सारे कुछ समिट्स हैं। आप मैं इनकी डिटेल में जाऊँगी तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, यू कैन सर्च इट ऑन वेब। क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, रियो समिट, ये कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो इस सेम लाइन पे करे गए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल नंबर 13 जो हमारे SDG इंडेक्स है 2030 का, उसका जो 13 गोल है वो भी क्लाइमेट एक्शन लोग एक्सपेक्ट कर रहा है फ्रॉम द कंट्री। इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स किया है? हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है आपका गुड़गांव में विद
पेरिस के साथ मिलकर हमने ये किया है, फ्रांस के साथ मिलकर एक्चुअली। तो ये उसका जो हेडक्वार्टर्स है वो इंडिया में है, सोलर अलायंस, यानी कि हम सोलर पावर, वो सारी कंट्रीज़ जिनको अच्छा खासा सनलाइट मिलता है उनसे, उनके साथ मिलके हम सोलर पावर को इनहेंस करें ताकि एनर्जी जनरेट हो सके उससे। फेम की जो स्कीम्स आई हैं आपकी, फेम 1, फेम 2, उनके थ्रू हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करिए। उज्ज्वला स्कीम्स हैं आपकी जिसमें आप गैस सिलेंडर्स प्रोवाइड करा रहे हैं लोकल रूरल एरियाज़ में, और लाइट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं रूरल एरियाज़ में ताकि जो गैसेस वगैरह है उनका यूटिलाइजेशन कम हो। हमने जल शक्ति मिशन किया है, एंड हमने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पे भी इंडिया ने अपना प्लान बनाया है। हम नदियों को क्लीन कर रहे हैं, नमामि गंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सारी चीज़ें। वेस्ट मैनेजमेंट पे इंडिया ने थोड़ा ध्यान देना शुरू किया है पहले से। हमने कार्बन सिंक जैसे अपने ये programs चलाए हैं, but there is still a lot to do because obviously India is not performing in its level best, but जैसा बोला जाता है कि दैट इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट डज नॉट गो हैंड इन हैंड। अगर आपको अपना इकोनॉमी बचाना है तो इन्वायरमेंट को कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो स्टिल इंडिया इज़ डूइंग गुड कंपेयर टू कंट्रीज़ जैसे कि यूएसए, जिन्होंने बोला हमें कुछ करना ही नहीं, हम वापस दे विड्रॉड फ्रॉम दिस क्लाइमेट एक्शन प्लान। सो इंडिया इज स्टिल डूइंग बेटर एज जो आईपीसीसी है, आईपीसीसी उन्होंने 2014 में बोला था कि जो विंडो ऑफ एक्शन है क्लोजिंग रैपिडली, यानी कि अगर अभी आपने स्टेप नहीं लिया तो ये जो दरवाज़ा हैं बहुत जल्दी बंद हो जाएंगे। इसका क्लियर मतलब यही है कि फास्ट और इफ़ेक्टिव, फास्ट करने के चक्कर में इफ़ेक्टिव नहीं हो और इफ़ेक्टिव करने के चक्कर में आप बहुत स्लो लगे पड़े हैं, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। कलेक्टिवली सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि एक जना मिलके, मैं अकेले ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोक सकती। दिस इज़ समथिंग विच हैज़ टू बी डन कलेक्टिवली। आप ह्यूमंस को एक्सटिंक्ट होने से ग्लोबल वार्मिंग तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मैं आप हम में से कोई भी 47-48 डिग्री टेम्परेचर में तो हालत ख़राब हो जाती है, लोग मर जाते हैं, गर्मी से मर जाते हैं लोग। सो आप मान लो कि अगर टेम्परेचर इंक्रीजेज टू 60-70 डिग्री, वी वोंट एग्जिस्ट। तो ह्यूमन एक्सटिंक्ट हो उससे पहले हमें एक्शन लेना चाहिए। थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। जय हिंद। प्लीज़ डू लीव योर comments, compliments and suggestions. Thank you. Have a nice day.